मित्रों नमो नमः। चाणक्य संस्कृत अकादमी में आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से। आज सुपर 30 की सीरीज में अव्ययी भाव समास का भाग 3 लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। कुछ विलंब हो गया है कार्य में, परंतु ये सभी विषय जो है आपके लिए बहुत ही लाभदायी और बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप देख रहे हैं, परीक्षा जो है शीघ्र ही होने वाली है, एनटीए नेट जेआरएफ की। तो ये जो विषय हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको आप ध्यानपूर्वक पढ़िए और अच्छे से तैयार करिए। आइए हम लोग विलंब न करते हुए सीधे विषय पर चलते हैं। विषय पर देख सकते हैं, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है, विभक्ति अर्थ में समास का उदाहरण है। पीछे हम लोग समास पर चर्चा कर चुके हैं, अव्ययी भाव समास के बारे में, यानी जो भी समास है उनके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। तो अब वहां पर देखे होंगे कि जो हमारा सूत्र है, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्थाभाव अत्यय असंप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा आनुपूर्व्य योगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्य के बाद अंत, इन 16 इनके अर्थ को देखेंगे तो विभक्ति समीप समृद्धि रिद्धि मतलब रिद्धि का अभाव, अर्थाभाव अत्यय असंप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा आनुपूर्व्य योगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्य और अंत। इन 16 अर्थों में से किसी भी अर्थ में वर्तमान जो अव्यय सुबंत वह समर्थ सुबंत के साथ नित्य समास को प्राप्त होता, अर्थात उसका नित्य समास होता है और वह समास अव्ययी भाव संज्ञक होता है। ये इतनी बात रही। अब उनमें से जो पहला है वह है विभक्ति। देखिए यहां विभक्ति कहने से क्या है, विभक्ति कहने से विभक्त्यर्थ से तात्पर्य यहाँ कारक से है, और कारकों में भी कौन सा कारक, केवल अधिकरण कारक ही यहाँ पर अभिप्रेत है हमारे लिए। ठीक है, तो अब यहाँ करें विभक्ति अर्थ में समास का उदाहरण है। तो जो विभक्ति अर्थ में समास का उदाहरण है वह, इसका विकल्प ए सही है, अधिहरि। अधिहरि जो है वह विभक्ति अर्थ में समास का उदाहरण है। और यहां पर जो अधि उपसर्ग है वह सप्तमी विभक्ति के अर्थ में। आगे देखते हैं, अधिहरि समस्त पद में सप्तमी विभक्ति के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ए हरि, बी अधि, सी सु, डी सु। सही विकल्प है दूसरे का बी, अधि। जो अधि उपसर्ग है वह सप्तमी विभक्ति के अर्थ में यहां पर प्रयुक्त हुआ है। आगे देखते हैं, तीसरा है अधिहरि समस्त पद का लौकिक विग्रह। हरौ इति, देखिए इसमें 4 विकल्प दिए हैं, हरिणी, बी है हरिसु, सी है हरौ प्लस इति, और डी है इति प्लस हरिया जमा हरि। तो सही विकल्प है सी, हरौ इति। अब इसका लौकिक विग्रह के बाद अलौकिक विग्रह देखिए, प्रश्न संख्या 4 देखिए, अधिहरि समस्त पद का अलौकिक विग्रह है। हरि गी अधि, ए बी है हरि प्लस सुप प्लस अधि प्लस सु, सी हरौ प्लस सुप प्लस अधि, डी हरि प्लस आम प्लस अधि। ठीक है, तो अब करेंगे इसका अलौकिक विग्रह। ये जो हमारा सामासिक पद है इसका अलौकिक विग्रह है, विकल्प ए सही है 4 का, हरि गी अधि। यह इसका अलौकिक विग्रह है। आगे देखिए, समास विधायक सूत्र किस विग्रह में लगते हैं। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आपसे पूछा जाए कि जो समास विधायक सूत्र है, जिस सूत्र से जो समास बन रहा है, ठीक है, वह किस में लगता है, ए लौकिक विग्रह, बी अलौकिक विग्रह, ए लौकिक विग्रह, बी लौकिक विग्रह अलौकिक विग्रह, सी अलौकिक विग्रह, डी किसी में नहीं। तो 5वें का विकल्प सी सही है, अलौकिक विग्रह में जो समास विधायक सूत्र प्रयुक्त होते हैं या लगते हैं वे अलौकिक विग्रह में लगाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अधिहरि इस समस्त पद में अव्यय है। देखिए
हमारा सूत्र है अव्ययम, यह एक भाग हो गया, उसके विभक्ति समीप समृद्धि ये कह रहा है। तो यहां पर अव्ययम आया, तो करें अधि हरि समस्त पद में अव्यय कौन है? अव्यय यहाँ पर ए हरि, बी अधि, सी अधि हरि, डी कोई नहीं, तो सही विकल्प है बी। अधि जो है वह हमारा यहाँ पर अव्यय है। ठीक है, जो अधि है यहाँ पर वह हमारा अव्यय है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हरि गी अधि या हरि जमा गी जमा अधि इस समुदाय में किस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हुई है? इस जो यह समुदाय है इसमें किस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हुई है? ए अव्ययी भाव, बी अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, सी उपसर्जनम पूर्वम, डी कृत तद्धित समासाश्य। तो विकल्प हमारा डी सही है, कृत तद्धित समासाश्य। कृदंत और समासांत की क्या होती है? प्रातिपदिक संज्ञा होती है। ठीक है, इसको हम ये विषय जो है मैं आपको संज्ञा प्रकरण में बहुत ही अच्छे से समझा चुका हूं, तो यहाँ हमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या करा है? कृत तद्धित समासाश्य से यह जो हमारा समुदाय है मतलब अलौकिक विग्रह है, इसकी क्या होती है? प्रातिपदिक संज्ञा होती है। अव्ययी भाव जो है, अव्ययी भाव दो सूत्र है, एक अव्ययी भावस्य एक अव्ययी भाव, यहाँ अव्ययी भाव है। ठीक है, अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, अर्थवत अधातुर अप्रत्यय अप्रत्यांत की क्या होती है? प्रातिपदिक संज्ञा यहाँ भी होती है। उपसर्जन पूर्व, उपसर्जन की पूर्व संज्ञा होती है। ये इनके अर्थ हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, हरि प्लस गी प्लस अधि इसमें उपसर्जन संज्ञा हुई है। अब देखिए सबसे पहले आपने जब जो है इसमें आपने देखा होगा, जब सबसे पहले आपने क्या किया, हरि गी अधि मतलब जब लौकिक विग्रह करके अलौकिक विग्रह करके आपने कर दिया, उसके बाद कृत तद्धित समासाश्य से प्रातिपदिक संज्ञा भी कर दिया। तो अब इसमें जब प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद जो है, जैसे सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपका समय लूंगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे हमारा अधि हरि था, हरि गी अधि, इन पदों में क्या हुआ? अव्ययम विभक्ति समीप, इन जो हमारा सूत्र था इनको लगा के इसके द्वारा हमने क्या किया? अव्ययी भाव समास किया हमने इस सूत्र से। फिर जब समास विधायक इस सूत्र में जो अव्ययम पद प्रथमा निर्दिष्ट है, बताया ही था, जो अव्ययम पद है वह प्रथमा निर्दिष्ट है। अतः तद बोध्य अधि जो अव्यय है कि क्या किया? प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जन से उपसर्जन संज्ञा किया। फिर उपसर्जनम पूर्वम से उपसर्जन का समास में पूर्व निपात किया, अर्थात उसका पूर्व प्रयोग किया, आगे आएगा। फिर जब इतना होने के बाद अब हमने कृत तद्धित समासाश्य से क्या किया? संपूर्ण समुदाय समास समुदाय की क्या किया? प्रातिपदिक संज्ञा कर दिया, प्रातिपदिक संज्ञा मान लिया। और फिर आगे क्या हुआ कि सुपो धातु प्रातिपदिकों से क्या किया? प्रातिपदिक के सुप इत्यादि जो एक रहता है उनका क्या किया? लुक अर्थात लोप कर दिया। इससे हमारा क्या बना? अधि हरि। आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ आपने उपसर्जन संज्ञा किसकी बनी? आपने देखा ए अधि की, बी हरि की, सी अधि हरि की, डी किसी की नहीं। तो सही विकल्प है 8 का ए अधि की। अधि हरि में अधि की किस सूत्र से उपसर्जन संज्ञा हुई? देखिए पहले तो पूछा गया कि पहले तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखा हमने उपसर्जन संज्ञा सिर्फ समझा कि भाई उपसर्जन संज्ञा किसकी होगी। अगर हरि गी अधि है तो इसमें उपसर्जन संज्ञा क्यों नहीं? अर्थात उपसर्जन मतलब कि पूर्व में इसमें से कौन पहले रहेगा कौन बाद में रहेगा, यूं समझिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 में इसी चीज को हम लोग क्लियर करें। अधि हरि में अधि किस सूत्र से? जब वहां पर हमारा क्या था? अधि की उपसर्जन संज्ञा हुई, ठीक है ना, मतलब अर्थात हरि पहले रहेगा, अधि पहले रहेगा। इसका ये जब हमारा डिसाइड हो गया कि यह किस सूत्र से डिसाइड हुआ, वो बात यहाँ बताई जा रही थी। ए अव्ययी भावस्य, बी कृत तद्धित समासाश्य, सी प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, डी स नपुंसकम। तो सही विकल्प है 9 का सी, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। अर्थ है कि समास विधायक सूत्र में प्रथमा विभक्ति द्वारा निर्दिष्ट जो पद है, जो पद तदबोध्य उपसर्जन संज्ञा हो।
ठीक है। अर्थात समास विधायक सूत्र में प्रथमांत जो पद है उसके द्वारा निर्दिष्ट, उसके द्वारा कहा गया शब्द उपसर्जन संज्ञक होता है। ठीक है। तो यहां प्रथमा विभक्ति के द्वारा निर्दिष्ट क्या था? अधि था। अधि क्या था? अव्यय है, अव्यय है, सॉरी उपसर्ग है। तो अधि उपसर्ग जो है वह अव्ययम, जो हमारा सूत्र में अव्ययम है, चूंकि वो प्रथमा निर्दिष्ट है तो इसलिए यह जो है जो अव्यय बना यह प्रथमा से निर्दिष्ट होकर यह क्या हुआ, और जो प्रथमा निर्दिष्ट होगा वो पूर्व में प्रयोग होगा उसका। तो यहाँ प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जन से उसकी क्या हुई? उपसर्जन संज्ञा हुई। और अगले सूत्र में देखिए कह रहे हैं उपसर्जन संज्ञा अधि का पूर्व प्रयोग किस सूत्र से हुआ? जब अधि की उपसर्जन संज्ञा हो गई तो उसका पूर्व में प्रयोग हुआ, और पूर्व में जब प्रयोग हुआ तो किस सूत्र से हुआ? ए अव्ययभावा, बी उपसर्जन पूर्वम, सी कृत समासाश्च, और डी सुपोधात प्रातिपदिकोः। तो सही विकल्प है बी उपसर्जन पूर्वम। जब वह उपसर्जन संज्ञक हो गया तो यह सूत्र है उपसर्जनम पूर्वम। सूत्र यह कहते हैं समास में उपसर्जन संज्ञक का पूर्व में प्रयोग होता है, अर्थात वह पहले प्रयोग किया जाता है। ये बातें ये कह रहे हैं। ठीक है, जो उपसर्जन संज्ञक हो वह पहले प्रयोग उसका करना चाहिए। 11वां देखिए करें हरि अधि में किसका लुक हुआ? अब देखिए हमें आपको बता देना, जब हमने क्या किया था उसकी प्रातिपदिक संज्ञा, अब प्रातिपदिक संज्ञा होगी। ठीक है ना। सबसे पहले आपने देखा 3-4 स्टेप आपने देखा क्या क्या हुआ, उस हिसाब से उसके अनुसार जो है सबसे पहले तो हमने अलौकिक विग्रह किया और अव्ययम विभक्त समीप समृद्ध इत्यादि जो यह सूत्र था इससे हमने उसको अव्ययी भाव समास किया। फिर प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से क्या किया, उसको उपसर्जन संज्ञक किया, और जो उपसर्जन संज्ञक था उसका पूर्व प्रयोग उपसर्जन पूर्वम से किया। अब उसको हमने किया प्रातिपदिक संज्ञा किया तो कृत अधि समासाश्च। अब हमने हरि अधिका प्रातिपदिक संज्ञा कर दी। अब इसमें जो नी है उसका लोप कैसे होगा? लुक माने लोक, तो किसका लुक होगा इनमें? इन तीन ये जो है इसमें किसका लुक होगा? तो सही विकल्प है मतलब 11 का ए। इसमें गी है, अधि हरि है सभी का, तो इसमें हमारा सही विकल्प है 11 का ए। ए जो है उसका लोप हो जाएगा। किस सूत्र से लोप होगा? देखिए हरि 12वां क्वेश्चन हरि नी अधि, इसमें नी का लोप किस सूत्र से होता है? अव्ययी भावा अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम उपसर्जन पूर्वम सुपोधात प्रातिपदिकयोः। तो सही विकल्प क्या है? डी सुपोधातु प्रातिपदिकयोः। इससे क्या होता है? सुप और धातु की जो सुपो धातु प्रातिपदिकोः, इसका क्या होता है? इसका लोप हो जाता है। सुपो धातु प्रातिपदिकों से यहाँ पर क्या हुआ? सुप इत्यादि जो प्रत्यय हैं उनका यहाँ पर लोप हो जा रहा है। लोप का कहने का मतलब है लोप होना। ठीक है, इनका क्या हुआ? लोप हो गया। अब आगे देखते हैं 13वां करें अव्ययी भाव समास होने के बाद निष्पन्न शब्द किस लिंग में होता है? तो वह होता है नपुंसक लिंग में। ठीक है, यहाँ पर पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, उपयुक्त सभी। तो सही विकल्प है नपुंसक लिंग। देखिए जब इतना हम करते हैं इतना जब हम करते हैं तो एक हमारा सूत्र होता है, वह सूत्र है अव्ययी भावस्य। अव्ययी भावस्य कहता है कि अव्ययी भाव समास होने के बाद निष्पन्न शब्द नपुंसक लिंग हो जाता है। तो जब अव्ययी भाव समास हो जाता है तो उसका लिंग कौन सा होता है? नपुंसक लिंग। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 अधिगोपम में समास है, अव्ययी भाव तक पुरुष केवल समास कर्मधारय। तो सही विकल्प है अव्ययी भाव। देखें अधि उपसर्ग है, हमने कहा था कि अव्ययम विभक्ति, यहाँ पर अधि जो उपसर्ग है वह किससे है? वह विभक्ति अर्थ में। आइए 15 देख अधिगोपम का लौकिक विग्रह कौन सा है? ए गोपी इति, बी गोपी अधि, सी गोपी अधि इति, डी कोई नहीं। सही विकल्प है 15 का ए गोपी इति। अधिगोपम का अलौकिक विग्रह है क्वेश्चन नंबर 16 देखिए अधिगोपम का अलौकिक विग्रह है गोपा प्लस अम प्लस अधि, बी है गोपा प्लस औ प्लस अधि, सी गोपा अद प्लस गी प्लस अधि, डी गोपा प्लस ङश प्लस अधि। तो 16वें का सही विकल्प है सी गोपा प्लस गी प्लस अधि। क्वेश्चन नंबर 17 उपकृष्णम में समास है। उपकृष्णम में समास कौन सा है? अव्ययी भाव तत्पुरुष केवल समास कर्मधारय। तो सही विकल्प है, सही विकल्प कौन सा है? अव्ययी भाव समास उपकृष्णम।
देखिए जो यहाँ जो उपकृष्णम है, यहाँ जो उपसर्ग है वह समीप अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। वहां पर क्या था, अव्ययम विभक्ति समीप, समीप अर्थ में, यहाँ पर जो समीप अर्थ में क्या हुआ है, उपसर्ग जो है यहाँ समीप अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा उपकृष्णम में कौन सा समास है, अव्ययी भाव। उपकृष्णम का लौकिक विग्रह कौन सा है, कृष्णे समीपम, कृष्णात समीपम, कृष्णस्य समीपम, कृष्णम समीपम। सही विकल्प है सी, 18 का सी, कृष्णस्य समीपम। ठीक है ना, कृष्ण के नजदीक या समीप पास। उपकृष्णम का अलौकिक विग्रह क्या है, तो इसमें देखिए कृष्ण प्लस नी प्लस उप, कृष्ण प्लस सु प्लस अधि, कृष्ण प्लस अम प्लस उप, कृष्ण प्लस गस प्लस उप। तो 19 का सही विकल्प है डी, कृष्ण प्लस गस प्लस उप। उपकूपम में समास है अव्ययी भाव तत्पुरुष केवल समास कर्मधारय। सही विकल्प है अव्ययी भाव। इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। उपकृष्णम परंपरागत उदाहरण है, परंतु अन्य भी जो है उप के साथ जोड़कर पूछे जा सकते हैं। देखिए उसी प्रकार का है। उपवृक्षम में समास होता है, यह समास है केवल समास तत्पुरुष समास अव्ययी भाव कर्मधारय। सही विकल्प है 21 ए, केवल समास। देखिए समुद्रम सुमद्रम में समास है, सुमद्रम। अब वहां आपने देखा था ना विभक्ति समीप समृद्धि, तो सुमद्रम में समास है अव्ययी भाव तत्पुरुष केवल समास कर्मधारय। सही विकल्प है अव्ययी भाव समास। सुमद्रम का लौकिक विग्रह है मद्राणाम रिद्धि, मद्राणाम समृद्धि, मद्राणाम वृद्धि, मद्राणाम मद्राणाम समृद्धि, इस प्रकार का है। तो आप देख सकते हैं 23 का सही विकल्प है बी, मद्राणाम समृद्धि, मद्राणाम सुमद्रम मद्राणाम समृद्धि। यहाँ जो सु उपसर्ग है वह समृद्धि के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। आपने उप देखा समीप के है, अधि जो है विभक्ति अर्थ में है, और यहाँ पर सु जो है वह समृद्धि के अर्थ में है। आइए सुमद्रम का लौकिक विग्रह है मद्रनी सु, मद्र आम सु, मद्र अम सु, मद्रनस सु। तो 24 का सही विकल्प है बी, ये रहा मद्र प्लस आम प्लस सु। 25 नंबर देखिए सुमद्र, सुमद्र में सु बराबर सुमद्रम में सु का अम आदेश, जैसे यहां सुमद्र है और ये हमारा सु प्रातिपदिक है, मतलब सुप है, सुप है। यहाँ जो सु का आगमन हुआ, सु के क्या प्रत्ययों में यहाँ सु का आगमन हुआ, इस सु के स्थान पर अम कैसे हो गया, सुमद्रा होना चाहिए, सुमद्रम कैसे हो गया। तो वही कह रहे हैं कि सुमद्र सु प्लस सु बराबर सुमद्रम में सु का अम आदेश किस सूत्र से हुआ, अव्ययी भावा सुपोधात प्रातिपदिक उपसर्जनम पूर्वम। अगला सूत्र है ना व्ययी भावा दतो अम तो पंचम्याह, ना व्ययी भावा दतोम तो पंचम्याह। ये इस सूत्र से सही विकल्प आपका डी है कि ना दतोम तो पंचम्याह, ना व्ययी भाव दतोम तो पंचम्याह जो हमारा सूत्र है, इससे जो है सु के स्थान पर अम आदेश हुआ। इसके स्थान पर, इस सूत्र से सु के स्थान पर अम आदेश हुआ। तो इसका अर्थ है ना व्ययी भाव दतोम तो पंचम्याह का कि अदंत अव्ययी भाव समास से परे सुप का लुक ना हो, किंतु पंचमी विभक्ति को छोड़कर अन्य सुपों के स्थान पर अम आदेश हो। यह बात जो है कही जा रही है। थोड़ा और क्लियर करते हैं, करें अदंत अव्ययी भाव से परे सुप का लुक नहीं होता, अदंत आज इसके अंत में हो, ठीक है, होता है। साथ ही पंचमी विभक्ति को छोड़कर, मतलब अदंत जिसके अदंत अव्ययी भाव से परे अगर सुप का लुक नहीं होता है, तथा साथ ही पंचमी विभक्ति को
छोड़कर अर्थात पंचमी विभक्ति में भी नहीं लोप होता। करें अन्य विभक्तियों के स्थान पर अम आदेश होता है, ऐसा इनका कहना है। तो यहाँ पर सु का अम आदेश इसी सूत्र से हुआ। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, करें सुभिक्षम में समास है, अव्ययी भाव तत्पुरुष केवल समास करना। सही विकल्प है ए, अव्ययी भाव समास। सुभिक्षम का लौकिक विग्रह है भिक्षणम समृद्धि, भिक्षणम वृद्धि, भिक्षणम वृद्धि और भिक्षणम सु वृद्धि। ठीक है, तो 27 का आपका सही विकल्प है ए, भिक्षाम समृद्धि। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, सुभिक्षम का अलौकिक विग्रह है भिक्षा प्लस नी प्लस सु, भिक्षा प्लस आम प्लस सु, भिक्षा प्लस अम प्लस सु, भिक्षा प्लस गस प्लस सु। तो 28 का सही विकल्प है बी, भिक्षा प्लस आम प्लस सु। स्वाभ्यासम इस समस्त पद में समास है, स्वाभ्यासम। ठीक है, कर्मधारय तत्पुरुष केवल समास अव्ययी भाव समास। तो 29 का सही विकल्प है डी, अव्ययी भाव समास। देखिए अलग अलग करेंगे, सु अभ्यासम हो जाएगा। ठीक है ना, वही है सु समृद्धि अर्थ में। यहाँ देखिए स्वाभ्यासम का लौकिक विग्रह है अभ्यासम समृद्धि, अभ्यास से समृद्धि, अभ्यासम वृद्धि, अभ्यास से सुमृद्धि। तो सही विकल्प है 30 का बी, अभ्यास से समृद्धि। ठीक है ना, तो ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इनके उत्तर यहाँ पर दिए हैं। इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करिए और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे और जाते हैं। तो इसलिए इनको बिल्कुल आप इग्नोर मत करिए, इनको अच्छे से आप तैयार करिए और जो भी आपका सुझाव हो, जो भी आपकी शंका हो, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं और हमें मेल कर सकते हैं, हमें फोन कर सकते हैं। जो भी चीजें आपको आवश्यक हो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।